दोस्तों, एक लड़का अपनी भाई की ससुराल में पहुंच जाता है अपनी भाभी को लेवाने के लिए, क्योंकि जो उसका भाई होता है वो बाहर दूसरी जगह कामकाज किया करता। जैसे ही वो अपने भाई की ससुराल में पहुंचता है, वहां जाकर उनसे नमस्कार करता है और उनसे कहता है कि भाभी को मेरे साथ भिजवा दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि तेरी भाभी को तो 3 दिन बाद भेजा जाएगा, तू हमारा ऐसा ही रिश्तेदार है जैसा हमारा इस बेटी का पति है, तू यहाँ पर 3 दिन आराम से रहे। और वो लड़का वहीं पर 3 दिन रुक जाता है, लेकिन इन 3 दिनों में वो गाँव की एक ऐसी लड़की से मिल जाता है जिसके बारे में कोई भी ज़्यादातर ना तो बातें करता, ना ही ज़्यादातर उसके इधर उधर कोई जाया करता। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को सुनोगे तो आपको भी एक बार यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, उस लड़की के जीवन में हुआ क्या था, पूरी कहानी आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इटावा, और इसी के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मंगल नाम का एक लड़का जो अपने भाई की ससुराल में जाता है, वहाँ पर अपनी भाभी को लेने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पर जो ससुराल वाले होते हैं इसे 3 दिन के लिए वहीं पर रोक देते हैं। दोस्तों, गर्मियों का समय होता है। अब इसका घर पड़े पड़े मन नहीं लगता, क्योंकि इसके घर में ना तो वहाँ पर कोई इसका साला होता जो इसके हम उम्र हो, उसके साथ ये बातचीत कर ले। यहाँ पर इसकी भाभी होती है, और जो भाभी के माता पिता होते हैं वही होते हैं। वो बस इसे खाने पीने की पूछा करते और बाकी ये अपना काम वहीं पर ऐसे ही किया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का परेशान होकर गर्मी में अपने घर से बाहर निकलता है। दोपहर का समय होता है, लगभग 1:30 से 2 बज रहे होंगे। तब एक पोखरे के पास जाता है और वहाँ जाकर देखता है एक बहुत ही सुंदर लड़की कपड़े धो रही है। दोस्तों, उस लड़की के ये पास पहुँचने की हिम्मत करता है और उस लड़की से कहने लगता है कि आप नदी में कपड़े धो रही हो, इस नदी में पानी चल तो रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर वो लड़की हंसने लगती है और कहने लगती है, क्या कह रहे हो, तुम्हें ये नदी दिख रही है, ये पोखरा है, ये नदी नहीं है। दोस्तों, ये लड़का खुद हंसने लगता है और कहने लगता है कि मुझे भी पता है ये पोखरा है, बस मैं तो मजाक कर रहा था। अब ये लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम मजाक मुझसे क्यों कर रहे थे, तुम्हारा कौन सा मेरे साथ में रिश्ता है। तो वो लड़का कहता है कि मैं इस गांव का दामाद हूँ, मेरा भाई यहाँ पर ब्याह रखा है, इसलिए मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों, वो लड़की भी मुस्करा जाती है और उसके बाद उससे पूछने लगती है कि किसके घर में तुम ब्याह हो। वो लड़का अपनी पूरी भाभी की डिटेल बता देता है। अब ये लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ मत बढ़ाओ। अगर तुम्हें ज़्यादा ही नज़दीकी बढ़ानी है तो तुम अपनी भाभी से जाकर मेरे बारे में पूछ लेना, उसके बाद नज़दीकियाँ बढ़ा लेना। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे नहाना है, मुझे नहाने दो। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं जाता, मैं यहीं पर रहूँगा। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, आप मत जाइए, मैं बिना नहाए ही यहाँ से चली जाती हूँ। दोस्तों, ये लड़का कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अब ऐसा करना कि कल फिर दोबारा मेरे से मिल लेना, मैं यहीं पर आपसे मिलने के लिए आऊँगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। तो वो लड़की उससे यही कहती है कि अभी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, लेकिन जब मेरी हकीकत के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको मैं अच्छी नहीं लगूंगी। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का अपने उसी ससुराल में पहुँच जाता है और वहाँ से अगले दिन जल्दी तैयार होकर फिर यहीं पर आ जाता। काफ़ी देर इंतज़ार करता है और इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद वो लड़की आती है, जिसका जो नाम होता है वो सुनीता होता है, उम्र लगभग 25 साल होती है। दोस्तों, सुनीता को देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर सुनीता इससे यही कहती है कि तुमने अपने घर वालों से, जो रिश्तेदार हैं, उनसे बात कर ली मेरे बारे में, तुम्हें शायद मेरी जीवन के बारे में पता नहीं है, तुम इसलिए मेरे साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरी जो जीवन की कमियां हैं, जो मेरे जीवन में बीत चुका है, उसके बारे में पता चलेगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता, मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही वो लड़का अपनी ससुराल में शाम को जाता है, जो भाई की ससुराल होती है, वह जाने के बाद उसकी भाभी उससे पूछने लगती है कि तुम दिन भर कहाँ घूमते रहते हो और तुम यहाँ अपने घर पर क्यों नहीं रहते।
तो कुंदन यहाँ पर उससे कहने लगता है कि भाभी, मुझे तुम्हारे गांव की एक लड़की से प्यार हो गया जो पोखरे पर कपड़े धो रही थी। अब एकदम से भाभी समझ जाती है कि ये तो वही सुनीता है। दोस्तों, अब वो अपने देवर से कहने लगती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तुम्हें पता भी है उस लड़की के बारे में? तो लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है। दोस्तों, अब सुनीता अपनी माँ को बुलाती है और माँ से कहने लगती है कि माँ, इन्हें बताओ, ये उस लड़की से प्यार कर रहे हैं जिससे हर गांव का लड़का डरता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो उस लड़की की माँ होती है, इससे सुनीता की पूरी कहानी डिटेल से उसको बताती है। वो बताती है कि सुनीता एक दिन अपने खेतों पर पशुओं को चराने के लिए जाती है और वहाँ पर पड़ोस के ही गांव का एक दबंग लड़का होता है, वो इसके साथ कुछ छेड़छाड़ी करने लगता है। वो उससे मना करती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़का मानता ही नहीं और इस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम कर देता है, ज़बरदस्ती गलत काम कर देता है। वो लड़का पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है और जो उसके पिता होते हैं उसका नाम बालकेश्वर होता है, बहुत ही दबंग व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, अब उस लड़के के बारे में ये लड़की नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर इसके बारे में पुलिस को बता देती है कि इसने मेरे साथ में ऐसे ऐसे गलत काम किया है। दोस्तों, पुलिस अब उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब वो लड़का गिरफ्तार होता है तो यहाँ पर उस लड़के के बारे में जाँच पड़ताल की जाती है। उस लड़के का नाम कुंदन होता है। दोस्तों, कुंदन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये सब बातें उसके पिता को हजम नहीं होती। पिता को बहुत ही गलत लगता है कि मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर लिया। फिर पिता यहाँ पर इन घर वालों के ऊपर दबाव बनाने लगता है। इन घर वालों से कहता है कि मेरे बेटे ने गलत किया है और बेटे को गलती की सज़ा जरूर मिलेगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी को अपनाना चाहता हूँ, मेरे बेटे के साथ शादी कराना चाहता हूँ। दोस्तों, घर वाले मना भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उन घर वालों को भी मना लेता है और फिर मंदिर में जाकर जो सुनीता होती है उसकी कुंदन के साथ में शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद सुनीता कुंदन के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ उनके मंसूबे कुछ और ही होते हैं। ये तो झूठ मूठ की शादी हुई थी। सुनीता जब इनके घर पर पहुंचती है तो कुंदन भी इसके साथ में गलत करता है और जो कुंदन का पिता होता है वो भी इसके साथ में गलत करता है, जिसका नाम बालकेश्वर होता है। दोस्तों, दोनों गलत कर देते हैं। अब ये लड़की एकदम से टूट जाती है और टूटकर ये अपने घर नहीं जाती। ये अपने मन में कुछ और ही ठान लेती है। ये सोचती है कि अब मुझे इनसे बदला लेना है और उसके बाद ये चंबल की घाटियों में पहुंच जाती है। दोस्तों, ये मामला लगभग 2006 और 7 के बीच का होता है। उस समय चंबल में बहुत सारे डाकू हुआ करते हैं और वहीं पर एक महिला डाकू से ये मिलती है। महिला डाकू को अपनी पूरी कहानी बताती है तो वो महिला डाकू इससे यही कहती है कि बेटा, हुआ तो तेरे साथ में बहुत गलत है, तू उनसे बदला भी ले ले और हम भी उनसे तेरा बदला लेवा सकते हैं, हम भी उन्हें मार सकते हैं, लेकिन तू अगर उन्हें खुद मारेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं आपके साथ आपके गिरोह में शामिल होना चाहती हूँ। वो महिला बहुत ही अच्छी होती है। डाकू तो बेशक होती है, लेकिन वो डाकू के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो इस लड़की को समझाती है और कहती है कि बेटा, डाकू बनना इतना आसान नहीं है, हर वक्त हमें यहाँ से भागना पड़ता है, छुपना पड़ता है, पुलिस हमेशा हमारा पीछा करती रहती है, ये बहुत गलत जगह है, यहाँ पर बेटा नहीं आना चाहिए। हाँ, तेरे साथ में गलत हुआ है, मैं तुझे तमंचा चलाना सिखाती हूँ और ये ले एक तमंचा तुझे दे देती हूँ। दोस्तों, फिर यहाँ पर कम से कम 3 घंटे का उस लड़की का प्रशिक्षण होता है। 3 घंटे में उसे तमंचा चलाना अच्छे से आ जाता है और फिर उसे फायर करवा के भी दिखाती है, उसे जिंदा कारतूस भी दे देती है और उससे कहती है कि तू बेटा जा और जाकर अपने काम को अंजाम दे दे, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तुझे पुलिस को भी सरेंडर करना है, पुलिस तुझे पकड़ लेगी, कुछ दिन के बाद तेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी और तू अपने घर पर आ जाएगी, कोई लड़का तेरे से शादी कर लेगा और तेरा घर बस जाएगा। बेटा, तू डाकू बनने की कोशिश मत कर। दोस्तों, सुनीता की भी समझ में आ जाता है। सुनीता अपने ससुराल में शाम को पहुंच जाती है और जैसे ही वहां रात को अपने पति के साथ सो रही होती है, आधी रात का समय होता है जब उसका पति कुंदन एकदम गहरी नींद में सोया हुआ होता है। सुनीता जगती है और जगकर उसकी छाती पर बैठ जाती है और तमंचा निकाल कर धड़ाम से उसकी छाती में गोली मार देती है। दोस्तों, इधर जो उसका लड़के का पिता होता है उसे लगता है कि शायद बेटे ने कुछ गलत काम कर दिया है। फिर वो वहीं से आवाज़ देने लगता है कि कुंदन बेटा, तूने ये कर क्या दिया, तूने तो बहुत गलत काम कर दिया।
फिर वो दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे खुलते ही सामने जो पिता होता है वो इस लड़की सुनीता को देखता है। देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और तुरंत के तुरंत ही सुनीता यहाँ पर इसको भी गोली मार देती है। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि नई नवेली दुल्हन ने ससुर और बेटे दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बारे में लोगों को ये भी पता था कि इस लड़की के साथ में पहले गलत हुआ था, अब यहाँ पर और भी इसके साथ में गलत हो रहा था। फिर ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। जज साहिबा जो होते हैं वो भी पूरी बात इस लड़की की सुनते हैं और इसकी सज़ा को कम करते हुए 4 साल की इसे सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस लड़की ने पूरा वाकया बताया था किस तरह से बेटे ने मेरे साथ गलत किया, उसके बाद ससुर ने मेरे साथ गलत किया और इन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है। ये मेरे साथ में बहुत गलत कर रहे थे। फिर भी इसे 4 साल की सज़ा हो जाती है। दोस्तों, 4 साल बाद ये लड़की वापस अपने गाँव में आती है और जब ये गाँव में आती है तो जो चंबल की डाकू होती है वो इसका स्वागत करती है छुपके छुपा के। हालांकि खुलेआम तो वो नहीं कर सकते, छुपके छुपा के इसका स्वागत करते हैं और इससे कहते हैं कि बेटा तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तू आराम से यहाँ पर रह, तुझे कोई भी किसी तरह से तंग नहीं करेगा। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो सभी के सभी इस लड़की से डरने लगते हैं कि इसकी तो डाकुओं के साथ उठा बैठी है, ये तो डाकुओं के साथ रहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। गांव में ज़्यादातर यही चर्चा रहती कि उस लड़की सुनीता से दूर रहना, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसकी उठा बैठ तो डाकुओं के साथ है, जो चंबल के बड़े बड़े डाकू हैं उनके साथ वो ऐसे ही रहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 2 साल बीतते हैं, 2 साल बाद ये लड़का इसे मिल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर अगला दिन जैसे ही आता है, अब ये कहानी तो लड़का पूरी की पूरी सुन लेता है और सुनने के बाद मंगल के मन में भी एक बार के लिए भय जाता है कि यार तू किस लड़की के साथ में इस तरह से प्यार प्रसंग में है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये सुनीता बिल्कुल बन ठन कर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर वहां आ जाती है। आज उसे लगता है कि शायद आज उससे ये लड़का प्यार का इजहार करेगा। दोस्तों, जैसे ही लड़का लड़की एक दूसरे के सामने आते हैं तो लड़का यहाँ पर कांपने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ तुमसे गलत कह दिया तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। सुनीता उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, बस मुझे आप माफ़ ही कर दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सुनीता कहती है कि तुम्हें मेरी असलियत के बारे में पता चल गया होगा ना? तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। जबकि ये लड़का उससे कहता था कि तुमने जो भी काम किया होगा वो अच्छा ही किया होगा। आज ये लड़का खुद डरने लगता है। फिर यहाँ पर सुनीता कहने लगती है, तुम तो कह रहे थे कि तुमने जो काम किया वो अच्छा किया है, फिर तुम आज मुझसे डर क्यों रहे हो? तो लड़का कहता है कि मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ जो डाकू हैं वो मेरे साथ कुछ गलत कर दें। वो कहती है कि नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, तुमको भी मैं उनसे मिलाऊंगी। वो कहता है कि नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना। इधर जो सुनीता होती है वो रोने लगती है और कहने लगती है कि फिर तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे आप में एक उम्मीद दिखी थी कि आप मुझसे प्यार करने लगे हो, मैं भी आपको चाहने लगी हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं मर जाऊंगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों, ये लड़का उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, सुनीता उसके गले लिपट जाती है और कहने लगती है कि मुझे कभी भी मंगल तुम छोड़कर मत चले जाना। दोस्तों, उस दिन से ये दोनों के दोनों फिर यहाँ घर वाले भी इस सब में राजी नहीं होते और घर वाले भी यही कहते हैं कि तू क्या कर रहा है, तू इस लड़की के साथ शादी करके खुश रहेगा क्या? लेकिन वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और मैं इसके साथ खुश रहूंगा। घर वाले बिल्कुल राजी नहीं होते। घर वालों की नाराज़गी को झेलते हुए वो लड़का उस लड़की से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और शादी करने के बाद उस लड़की को लेकर वो वहाँ से सीधा मुंबई चला जाता है। मुंबई में ही वो अपना कामकाज करने लगता है। आज इनकी शादी को लगभग 14 से 15 साल बीत चुके हैं और इनको 4 बच्चे हैं। बड़े ही अच्छे से इनका जीवन आगे चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी।
आज यहाँ पर आपसे मैं कुछ सवाल भी करना चाहता हूँ, क्या सुनीता ने जो किया था वो सही था या गलत था? सुनीता को ऐसा नहीं करना चाहिए था या सुनीता ने जो किया वो बिल्कुल उचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मंगल ने जो यहाँ पर कदम उठाए उस लड़की के जीवन साथी बनकर, उसने सही किया या गलत किया, आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जा सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछली वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो अजय ठाकुर जी का आता है। वो लिखते हैं, जय श्री कृष्णा भाई जी, बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं आपने जो सुनाई है, हम आपको सलूट करते हैं और मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं ये कहानियाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कमल सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, टॉप स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सरवर कुरैशी जी हमें कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी हमें कमेंट करते हैं। उसके बाद सुमेर सिंह जी भी हमें कमेंट करते हैं। सुमेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी भी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह जी, वेरी गुड स्टोरी लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हैदर अली जी हमें कमेंट करते हैं, वाह सर बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश पाठक जी, सो प्राउड, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अरविंद शाह जी हमें कमेंट करते हैं, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन दे जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लक्ष्मण जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।